साथियों, बात है साल 2022 की, जब 30 अगस्त के दिन सूचना निकल के आई कि 8 भारतीयों को अज्ञात कारणों से गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें एकांत कारावास में भेज दिया गया है। जगह किसी को नहीं बताई गई कि उन्हें कहां रखा गया है। कहा गया कि कतर की खुफिया एजेंसी ने जासूसी के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करके उन्हें रख लिया गया। हालांकि यह सूचना खुद कतर ने कभी भी नहीं दी। लोकल मीडिया ने, कतर के जो प्रमुख अखबार हैं और इंटरनेशनल मीडिया ने इस खबर को उठाया कि भारतीयों को किसी ना किसी खुफिया जानकारी के लीक करने के लिए गिरफ्तार किया गया है। यहां पर उनकी खबर को दोहा के अंदर भारतीय राजदूत और मिशन के उप प्रमुख ने नौसेना के पूर्व दिग्गजों से 1 अक्टूबर के दिन मुलाकात की कि सर ऐसा हो गया है, क्या किया जाए। 3 अक्टूबर को पहली बार भारत की तरफ से काउंसलर एक्सेस यानी भारत की कंपनी, भारत की तरफ से काउंसलर पहुंचा और जाकर के उन लोगों से मिला। देहरा ग्लोबल नाम की कंपनी थी जिसमें हमारे ये पूर्व नौसैनिक काम करते थे। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो देहरा ग्लोबल नाम की जो कंपनी है जो कतर में काम करती थी, इसमें हमारे ये रिटायर्ड नौसैनिक काम किया करते थे। लगभग 20-20 साल के अनुभवी नौसैनिक थे जो कि कतर में काम कर रहे थे। देहरा कंपनी, ग्लोबल जो कंपनी है, ये कतर के लिए सबमरीन में सहायता दे रही थी। असल में सबमरीन जो पानी के भीतर चलने वाला लड़ाकू जहाज है, कतर इटली से एक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाला सबमरीन ले रहा था। अब थोड़ा सा इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। सबमरीन्स का मतलब पानी के भीतर छुपकर चलने वाला लड़ाकू जहाज जो पानी के भीतर डूब के चलेगा, पनडुब्बी जिसे आप कहते हैं। अगर ऐसी स्थिति में आप सोनार के माध्यम से, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग टेक्नोलॉजी से पता लगाया जाता है कि पानी के अंदर कोई ऑब्स्टेकल तो नहीं है। कोई भी दुश्मन के बारे में जानकारी जुटाने वाला व्यक्ति, यानी कि मान लीजिए भारत की जलीय सीमा में चीन अपनी पनडुब्बी लेकर एंट्री करे, तो हम पहचानेंगे कहां से कि ये आएगा, यानी कि पनडुब्बी लेकर के ये लोग आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सोनार रेडिएशंस को पानी के भीतर छोड़ते हैं। सोनार रेडिएशंस की वजह से टकराकर जब रेडिएशंस लौटती हैं, रेडियो वेव्स लौटती हैं, तो उन्हें हम चेक करते हैं। और जब चेक करते हैं और हमें थोड़ा भी डिफरेंस दिखता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है, तब हम मानते हैं कि कोई ऑब्स्टेकल आ गया है। ऐसी ही स्थिति में कुछ देश अपनी गुप्त पनडुब्बी बनाने के लिए पनडुब्बी के ऊपर कुछ ऐसा सामान लगाते हैं जिसे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी कहा जाता है, जहां पर वेव जाके टकराएगी तो सही, लौट कर वापस नहीं आएगी, यानी कि उसको अवशोषित कर लिया जाएगा। यह अवशोषित करने की कला कुछ ही लोगों के पास है। ऐसी पनडुब्बी इटली ने बना रखी है। इटली इस पनडुब्बी की कला को या सबमरीन की कला को कतर को बेच रहा है। ऐसी खुफिया जानकारी है। इस खुफिया जानकारी के बाद इजराइल की मोसाद इस टेक्नोलॉजी को कतर से निकालना चाहती है कि कतर कैसे इस काम को कर रहा है। तो इसको जानने के लिए मोसाद ने भारतीय नौसैनिकों का साथ लिया। कहा गया कि देहरा इंटरनेशनल नाम की जो एक कंपनी, देहरा ग्लोबल नाम की जो कंपनी है, यह कतर में कतर की एजेंसीज के साथ मिलकर काम कर रही थी और इसमें भारतीय नौसैनिक काम कर रहे थे। पता चला कि इन भारतीय नौसैनिकों ने, अब यह सरकार ने नहीं बताया है, मीडिया के माध्यम से यह बातें बाहर आई हैं। कितना सही कितना गलत ये आप जाने और हम जाने, हमें नहीं पता है, ये मार्केट की खबरें हैं। कहा गया कि ये लोग उस खबर को निकाल करके इजराइल को बेच रहे थे कि ये टेक्नोलॉजी क्या है। सारा खेल टेक्नोलॉजी का है। अगर आपको याद हो तो कोरोना काल में अमेरिका से भी खबर चीन चुरा कर लाया करता था, अगर आपको ध्यान हो, है ना, कि ये वैक्सीन कैसे बनेगी, क्या तरीका होगा। क्लियर है। अब क्या था कि ये जानकारी पता चल गई कतर वालों को कि भारतीय नौसैनिक सूचनाएं चोरी कर रहे हैं। जब यह जानकारी पता चल गई तो फिर सवाल बना कि कतर की खुफिया एजेंसी को यह जानकारी दी किसने। तो फिर आइडिया निकलकर आया कि पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है ISI, उसने कतर की खुफिया एजेंसी को यह सूचना दी है कि यहां से आपकी सूचनाएं इजराइल भेजी जा रही हैं। इस बात का यह प्रमाण निकला कि कतर की खुफिया एजेंसीज ने भारतीय नौसैनिकों को गिरफ्तार कर लिया। कारण नहीं बताया कि क्यों, क्योंकि कारण तब बताया जा सकता था जब कोई ओपन प्रोजेक्ट होता, यानी दुनिया को बताया गया प्रोजेक्ट होता कि हम क्या कर रहे हैं। अब दुनिया को जब बताया ही नहीं गया है कि वो क्या कर रहे हैं, तो ऐसे प्रोजेक्ट के केस में फिर समझदारी इसी में है कि कारण मत बताओ। कारण नहीं बताया और हमारे नौसैनिकों को गिरफ्तार करके रख लिया। अब चूंकि आप वजह नहीं बता रहे हो और हमारे नौसैनिकों को गिरफ्तार किए हुए हो, तो फिर भारतीय जो विदेश उच्चायोग है वो एक्टिवेट होता है। सर कारण बताइए, और कारण नहीं बता रहे हैं तो माफ करिए, यानी कि इनको रिहा करिए। अब रिहा करने के पीछे सारा खेला हुआ। साल आया 2023।
1 मार्च के दिन इन 8 भारतीयों में से कईयों ने जमानत याचिकाएं लगाई थी, लेकिन वो खारिज कर दी गई कि नहीं, आपको रिहा भी नहीं किया जाएगा और फांसी की सजा भी नहीं कम की जाएगी। 25 मार्च के दिन कतर की अदालत ने इनके खिलाफ आरोप दायर किए। 29 मार्च को कतर के कानून का पालन करते हुए मुकदमा शुरू हुआ। 30 मई को देहरा ग्लोबल ने दोहा में अपना परिचालन बंद किया और इसके पूर्व कर्मचारी जो ज्यादातर भारतीय थे वो घर लौट आए। 26 अक्टूबर को कतर की एक अदालत ने सभी 8 भारतीयों को मौत की सजा सुना दी। 26 अक्टूबर 2023 को जैसे ही मौत की सजा सुनाई गई, भारत की सरकार ने यह खबर अपनी तरफ से रिएक्ट करी कि भाई ये क्या हुआ है। मतलब भारत के 8 नेवी वेटरन्स हैंडेड टू डेथ सेंटेंस इन कतर। यह खबर जैसे ही आई, भारत की कूटनीति पर यह बहुत बड़ा प्रहार बना कि एक तरफ तो हम यह कह रहे हैं कि हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दुनिया के देशों के साथ बहुत अच्छे संबंध लेकर चल रहे हैं और हमारे 8 नेवी के पूर्व वेटरन्स वहां जाकर के फांसी के फंदे पर लटक जा रहे हैं और सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। चूंकि नाम में अब आईएसआई का नाम जुड़ने लगा था, तो इससे एक और बात हुई कि शह और मात के खेल में क्या आईएसआई जीत गई है कि वो भारत को हरा पाई है? कोई बात नहीं साहब, अब कहानी शुरू होती है। भारत सरकार इस खबर को आते ही एक्शन में आती है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग इस खबर के आते ही सक्रिय हो जाते हैं कि भारत की इंटरनेशनल कूटनीति क्या कर रही है। इसी बीच में जयशंकर साहब आते हैं। 30 अक्टूबर की आप खबर देखते हैं, वो परिवारजनों से मिलते हैं। 8 नेवी के जो वेटरन्स हैं, इनके परिवारजनों से मिलते हैं जो कि डेथ पेनल्टी पा रहे लोग हैं, और उनके लिए कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, हम अपने स्तर पर सारे प्रयास करेंगे। यानी कि जब विदेश मंत्री आकर के उनके परिवारजनों को आश्वस्त करते हैं कि आप फिक्र मत करिए कि हम अपने स्तर पर सारे प्रयास करेंगे। इसी बीच में जो हमारी नेवी के हेड हैं चीफ एडमिरल आर हरिकुमार, वो भी आते हैं और वो भी यही कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा हर वो संभव प्रयास किया जा रहा है जिससे हम अपने भारतीयों को वापस लेकर आएं। इनकी ये खबर भारतीयों को दिलासा तो देती है, यानी कि एक प्रकार से अंदर ये भाव तो पैदा करती है कि भारत कुछ तो करेगा, लेकिन कुछ करेगा उधर की तरफ उन्हें डेथ पेनल्टी हो रही है, तो इससे ये धक-धक भी लग रही है कि पता नहीं वो रिहा होंगे या नहीं, कतर वाले मानेंगे या नहीं। इधर हम लोग विश्वास बांट चुके हैं, सरकार विश्वास बांट चुकी है कि हम कुछ तो करेंगे। अब इंडिया ने लॉबिंग करना शुरू किया। अब आप सोचिए इस फेज में चल क्या रहा है। कतर एक तरफ तो अफगानिस्तान अमेरिका के बीच में मध्यस्थता कराने वाला देश बना हुआ है, उसकी वैल्यू वैसे ही चढ़ी हुई है। दूसरा, आपको मालूम होगा हमास और इजराइल के बीच में जब संघर्ष हुआ तो उस बीच में भी कतर के अंदर ही बैठ करके मध्यस्थता हो रही है। कतर तो एकदम ढाबा बना हुआ है जहां आकर के 2 बड़े बड़े देश आकर चर्चाएं करते हैं। कतर की वैल्यू तो ऑल टाइम हाई चल रही है, लोगों के बीच में वो तो एक तरह से बिल्कुल बीच की मध्यस्थता कराने वाली जगह बना हुआ है। तो अब क्या करें? भारत ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लॉबिंग करना शुरू किया। लॉबिंग का मतलब होता है अपने पक्ष में लोगों को लेकर के कतर की सरकार के ऊपर दबाव डालना शुरू किया कि साहब हमारे लोगों को छुड़वाया जाए। 2 नवंबर की खबर आती है, निक्की एशिया में छपती है, क्योंकि अब यह खबर अंतरराष्ट्रीय हो चुकी थी कि भारत अपने लोगों को छुड़ाने के लिए क्या कर रहा है। कोई बात नहीं साहब। फिर खबर आती है 24 नवंबर की। भारत की लॉबिंग कारगर रही। हमारे द्वारा कतर की कोर्ट में डेथ पेनल्टी के लिए जो अपील की गई थी, उस कोर्ट ने उसे स्वीकार किया। स्वीकार किया का मतलब चलो हम सुनते हैं कि आप क्या कहना चाहते हो। कोर्ट ने हमारी बातें सुनी। हमारी बातें सुनने के बाद में एक और खेला हुआ, और वो क्या खेला था? खेला यह था कि 4 दिसंबर, आप क्रोनोलॉजिकली देखते चलिए, अक्टूबर के बाद नवंबर, कोर्ट में अपील स्वीकार होती है। 4 दिसंबर के दिन पहली बार भारत के प्रधानमंत्री दुबई में कतर के अमीर से मुलाकात करते हैं, और वो मुलाकात कुछ ही मिनटों की थी, और वो कुछ ही मिनटों की मुलाकात थी। और इसी बीच में सुर्खियां बनती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कतर के अमीर से मिले हैं और मिलकर के उनसे डेथ पेनल्टी के बारे में चर्चाएं की होंगी। अब लोग ये तो नहीं लिख रहे क्योंकि किसी ने बताया नहीं कि क्या चर्चाएं हुई हैं, लेकिन बस ये कहा कि जब से फांसी हुई है तब से पहली बार भारत के प्रधानमंत्री 2 मिनट के लिए इनसे मिले हैं। 2 मिनट के लिए मिलने की बात आई। 2 मिनट की बात के बाद 21 दिसंबर का दिन आता है। 21 दिसंबर का दिन आता है और उस दिन भारत के जो 8 फॉर्मर इंडियन नेवी पर्सनल्स हैं, उनके बारे में यह बात निकल कर आती है कि कतर की कोर्ट ने हमारी अपील को स्वीकार किया है और इस बीच में हमें मिलने का भी समय दिया गया है।
कतर की कोर्ट पर इस मुलाकात का क्या फर्क पड़ा या आमिर के आदेशों का क्या मुलाकात का असर पड़ा, द हिंदू की इस खबर से आप 28 दिसंबर 2023 गत वर्ष के आखिरी दिनों में छपी इस खबर से लगा सकते हैं कि कतर की कोर्ट ने डेथ पेनल्टी को ड्रॉप कर दिया। यानी कि इनको फांसी की सजा तो नहीं दी जाएगी, सजा को कम्यूट कर दिया, यानी फांसी के तख्त पर तो नहीं लटकाएंगे लेकिन जेल में रहेंगे। यानी कि एक मुलाकात है और एक मुलाकात का परिणाम है कि हमारे नौसैनिक फांसी के फंदे से एकदम फ्री हो गए और वो अब जेल तक पहुंच गए, सजा को कम्यूट किया गया। यह खबर 28 दिसंबर को बाहर आती है। हम लोगों को खुशी तो हुई लेकिन इसके अंदर अभी भी दर्द यह था कि हमारे नौसैनिक वहां क्यों हैं। आपको याद होगा साथियों, पहले ऐसा एक मामला हुआ था जब इटली के 2 नौसैनिकों ने भारतीय मछुआरों के ऊपर गोलियां चलाई थी। भारतीय कोर्ट ने आदेश करके उन्हें जेल में डलवा दिया था। इटली ने भारत से कहकर के अपने नौसैनिकों को रिहा करवा लिया था और अपनी जेल में डालने का कहा था। तब लोगों ने भारत की काफी ज्यादा मजाक की थी कि आप लोगों ने इटली के सामने घुटने टेक दिए, अपने उनके जो गुनहगार थे उनको आपने वापस भेज दिया। लेकिन आज का सीन यह था कि हम अपनों के लिए लड़ रहे थे। भारत दुनिया के अंदर उभरती हुई एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की महत्व रखने वाली अर्थव्यवस्था है, एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, यह पहचान देना चाह रहे थे। इस बीच में प्रधानमंत्री ने अपने स्तर पर तमाम प्रयास और किए होंगे, तभी जाकर यह खबर निकल कर आती है फरवरी 12 के दिन सुबह सुबह। यह खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है साथियों। इस बीच में क्या हुआ किसी को नहीं पता, कोई अखबार की कटिंग नहीं, कोई सुर्खी नहीं, कानों कान किसी को पता नहीं चला कि इस बीच में पीछे से क्या हुआ, यह किसी को कुछ नहीं पता। आप सोचिएगा 28 दिसंबर की यह खबर और उसके बाद में आज की यह खबर, इसके बीच में कहीं कोई अखबारों में खबर नहीं है। सुबह खबर क्या छपती है, हमारे 8 नेवी वेटरन्स रिहा कर दिए गए हैं, उनमें से 7 भारत लौट आए हैं। ये सुर्खियां बन जाती हैं। एक जो बचा हुआ है वो अभी कतर में है, उनके जो कागज के काम है वो चल रहे हैं और उन्हें भी रिहा किया जा चुका है, बस उनका आना बाकी है। जेल से रिहाई की खबर अखबार में नहीं आई, अखबार में खबर आई इनके यहां पहुंचने की। भारत में वर्तमान समय में जिस प्रकार की चीजें देखी हैं वो बड़े ही गुप्त प्रकार से देखी हैं। फिर चाहे 370 का हटना हो, फिर चाहे इन नौसैनिकों का आना हो, चाहे भारत के द्वारा पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करनी हो, ये इतना गुप्त तरीके से प्लान हुई है कि होने के बाद पता चलता है कि यह हुआ क्या था, पहले क्या था यह किसी को नहीं पता। इसीलिए हमने आपके सामने कई बार सेशन इस बारे में भी किए हैं। यह सरकार अपने फैसले गुप्त कैसे रखती है, आप गूगल करिएगा, हमने इस पे सेशन किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ऐसी स्थिति में 8 पूर्व नौसैनिकों को रिहा कर दिया गया। सोमवार की सुबह ये भारत लौट कर आते हैं। इनकी उम्र कैद की सजा आज ही सुबह लौट करके ये आए हैं। विदेश मंत्रालय ने सोमवार 12 फरवरी को देर रात को कहा कि भारत सरकार कतर में गिरफ्तार देहरा ग्लोबल कंपनी के लिए काम करने वाले 8 भारतीयों की रिहाई का स्वागत करती है। हम इनकी घर वापसी के लिए कतर के फैसले की सराहना करते हैं। कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो ने 30 अगस्त को 8 पूर्व नौसैनिकों को गिरफ्तार किया था। यह खबर 12 फरवरी यानी आज ही के दिन की है। रिलीज ऑफ 8 इंडियन नेशनल डिटेन इन कतर। साथियों, इस खबर का मायना आप समझ सकते हैं। भारत ने अपने देशों की अपेक्षाओं पर खतखरा उतरते हुए इस दिन को होते हुए देखा है। निश्चित ही बैकडोर में ना जाने क्या क्या हुआ होगा। क्या पता भारत ने किससे प्रेशर डलवाया, किससे अपनी बातें रखी, क्या बातें रखी, ये तो दुनिया जाने। हमको तो नहीं आइडिया कि ये क्या हुआ होगा, लेकिन इतना तय है कि हम अपने नेशनल्स को वापस लाने में कामयाब हुए हैं।